नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि इसी वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने बात किया था कि जो हमारे देश में सबसे बड़ा संस्थान है, जो सबसे बड़ा पद है, वहाँ उसके चयन के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रक्रिया है वो उतनी उच्च नहीं है। तो वहाँ पर सबसे पहले बदलाव होना चाहिए, वहाँ पर फ़िल्ट्रेशन आना चाहिए और मेरे हिसाब से क्या फ़िल्ट्रेशन होना चाहिए, मैंने उस पर बात की थी। तो और इस वीडियो में मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि वो फ़िल्ट्रेशन ना होने की वजह से क्या समस्याएं उत्पन्न होती आ रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। और अगर अगर फ़िल्ट्रेशन आता है तो किस तरीके से चीज़ों में बदलाव होगा, किस तरीके से चीज़ों में सुधार होगा, उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आज की सभा का शुभारंभ करते हैं। आपको पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। हमारे देश में वर्तमान में अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन बनने के लिए एक प्रक्रिया है, केवल एकमात्र प्रक्रिया है, जो चुनाव है। ठीक है। अब इसके लिए कोई भी हमारे देश में कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और इस चुनाव के जितने भी लूप होल्स हैं, जो भी खामियां हैं, उसका फ़ायदा उठाकर वो राजनीतिक बन सकता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट में जो रीशफलिंग हुई है, जो फेरबदल हुई है, उसमें लगभग 42% लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। क्या ऐसा होना सही है? क्या जो देश को चलाने वाले लोग ऐसे होने चाहिए? ये सोचनीय स्थिति है, आप खुद देख लीजिए। अगर भविष्य में अगर फिल्ट्रेशन आता है तो क्या होगा उससे कि कोई भी इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होगा, और खड़ा भी होता है तो उसका वो ऐसे ही छट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया में एक चीज़ और शामिल होगी कि टेस्टिंग ऑफ टेम्परामेंट एंड मनोदशा की जो परीक्षा होगी। अब वो इन मनोदशाओं की परीक्षा होगी और इन मनोदशा के जिस इंसान के अंदर होगी तो पास हो जाएगा तो इलेक्शन के लिए जाएगा, चुनाव के लिए जाएगा। अगर नहीं पास हो पाता है तो वो उसका नॉमिनेशन कैंसिल और वो घर। ठीक है। तो इस हिसाब से जो लोग आएंगे वो इस विचारधारा, इस मनोदशा के लोग आएंगे। इस वीडियो के असली मुद्दे की शुरुआत तो अब होगी। अब हम बात करेंगे कि ये मनोदशा ना होने की वजह से जो समस्याएं हैं, और ये मनोदशा अगर आ जाती हैं तो किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी। ज़रूरी जो मनोदशा है वो ये वाली मनोदशा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा। जो सबसे ज़रूरी है, मैं उस पर बहुत बाद में बात करूँगा, सबसे आखिरी में। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ से ज़्यादातर लोग जो आते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ों के पीछे जिन ज़्यादा लोगों का समर्थन होता है ना, तो अगर अच्छी चीज़ के पीछे ज़्यादा लोगों का समर्थन होता है तो वो अच्छी दिखती है। अगर बुरी चीज़ के पीछे ज़्यादा लोगों का समर्थन होता है वो बुरी चीज़ दिखती है। तो उसी हिसाब से जो यहाँ से इस प्रक्रिया से जो लोग अभी वर्तमान में जो आते हैं, उनके पास ज़्यादातर लोगों के पास ये वाली मेंटालिटी नहीं होती। उससे क्या हो रहा है पता है? हमारे देश में जो रिलीजन के बेस पर ना लोग बढ़ते जा रहे हैं, देश में पोलराइजेशन होता जा रहा है, जो हमारे देश की तरक्की के लिए ना बहुत ज़्यादा घातक है। तो यहाँ से जो लोग आएंगे, यहाँ से जो लीडर्स आएंगे, वो क्या होंगे? सेकुलर विचारधारा के लोग होंगे, और उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी सेकुलर विचारधारा के होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं होगी। आप सभी ने बचपन में ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एकता में ही बल है। एक बूढ़ा बाप की और 4 बेटों की, जो उसके बेटे हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे से, किसी से एक दूसरे से एक नज़र भी नहीं बहाता था, लेकिन मरते हुए वो चारों को एक करते हुए जाता है और उसका एकता का पाठ पढ़ाता हो जाता है। कैसे? कि पहले एक लकड़ी देता है उन सबको, तो आराम से तोड़ देते हैं। फिर 2 लकड़ी देता है, फिर आराम से तोड़ देते हैं। 3 लकड़ी देता है, वो भी आराम से तोड़ देते हैं। जब वो लकड़ियों को गट्ठर देता है और बोलता है तोड़ने के लिए, तो उनमें से कोई नहीं तोड़ पाता है। वैसे ही अगर हम एक होंगे ना, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, वरना देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी देश में तरक्की नहीं हो सकती। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, वो कहानी केवल बचपन में बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उस टाइम पे तो उस बात का मर्म और उस बात की जो गहनता है उसको समझने लायक वो बच्चे की जो मानसिकता होती ही नहीं है, तो कैसे समझेगा? ये बात तो बड़ों के लिए ज़्यादा लागू होती है।
और यहाँ पर तो ज़्यादा लागू होती है। क्या हम इससे कुछ सीखेंगे, इस कहानी से कुछ सीखेंगे, या सिर्फ वो बातें किताबों में तक ही सीमित रहेंगी? अब इस मनोदशा की बात करते हैं। यहाँ से ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना, उनके पास ये मनोदशा भी नहीं है, नहीं कि उनके पास ये मनोदशा भी नहीं है। क्या मनोदशा? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव। एक चीज़ मुझे बताइए कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी एरिया में कोई भी इंसान अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो हमको पता होता है कि वो 5 साल तक कुछ नहीं करेगा, 5 साल तक अपनी जेब गर्म करेगा, उसके बाद चीज़ों का मिसयूज़ करेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो जब हमको पता है कि वो इस हिसाब से ये चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके बाद भी हम चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि हाँ यार, पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है। अरे हम पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होगा ना, तो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा ना, तो देश कभी भी तरक्की की जो रेस है ना, उसमें कभी भी पेस नहीं पकड़ेगा। 74 साल हो चुके हैं हमको आज़ाद हुए, और अभी तक हम लोग घिसड़ घिसड़ के चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, चल भी नहीं रहे, रेंग रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछले साल 2020 में क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ कि रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट फिर से हुआ। जो पुरानी रामायण और महाभारत थी, और उसका टेलीकास्ट टीवी पर फिर से स्टार्ट कर दिया कि लोग घर पर हैं, लोग देखेंगे और सीखेंगे। मुझे नहीं लगता कितने 1% लोगों पे भी उसका फ़र्क पड़ा होगा, खासकर यहाँ पर। क्या हम सिर्फ ये इस बात पर घमंड करते रहेंगे, हमारा जीवन इस बात पर घमंड करते हुए चला जाएगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमको इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े बड़े पुराण उपनिषद दे के चले गए? या सिर्फ हम घमंड करने की बजाय उन चीज़ों से सीख लेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे? कैसे? रामायण तो सबने देखी, महाभारत भी सबने देखी, रामायण भी देखी और महाभारत भी देखी है। महाभारत में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं किसके कैरेक्टर्स हैं? दुर्योधन के कैरेक्टर्स हैं। दुर्योधन क्या था? उसकी मनोदशा क्या थी? सिंहासन से प्यार, लोगों को के ऊपर कंट्रोल, और अपनी सत्ता और अपने पावर का दुनिया भर में प्रसार, ये था ना। इनमें से कितने लोग युधिष्ठिर को फॉलो करते हैं? मुझे बता दीजिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इनमें से कितने लोग युधिष्ठिर को फॉलो करते हैं? युधिष्ठिर, धर्म के ज्ञाता, कभी असत्य ना कहने वाले, कितने लोग फॉलो करते हैं? कितने लोगों ने महाभारत से ये कैरेक्टर अपने में उतारने की कोशिश की है? मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, युधिष्ठिर नहीं, रामायण भी देखिए सबने। रामायण में भरत जी का जो कैरेक्टर, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो राजगद्दी भरत को दे दी गई थी कि 14 वर्ष तक वो संभालेंगे, लेकिन वो राजगद्दी पे बैठना नहीं गवा रहा था उनको। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य की वो थी और उनको इससे लगाव नहीं था, उससे सिंहासन से कोई लगाव नहीं था। वो 14 साल तक पूरे राजभार को संभाला, राजा ना होते हुए भी राजपाट को संभाला, अपनी प्रजा को संभाला। तो भाई वो कैरेक्टर ये क्यों यहाँ क्यों नहीं आता है? ये कैरेक्टर ये क्यों नहीं सीखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्ट्रेशन से, अगर यहाँ से जो लीडर्स आएंगे, जो लोग आएंगे, उनके पास ये चीज़ें होंगी और वो युधिष्ठिर का और भरत जैसा कैरेक्टर लेकर आएंगे, तो जिस वजह से चीज़ें हमारे देश में बेहतर होंगी। अब मैं बात करता हूँ जो ये मनोदशा है, यहाँ से ज़्यादातर जो लोग आते हैं ना, इनके पास ये मनोदशा भी नहीं होती है। कैसे? क्यों बोल रहा हूँ? जो चौथी मनोदशा है, देश और देशवासियों के लिए पूर्ण समर्पण, इसका उदाहरण है। आप गूगल खोलिए, गूगल में सर्च मारिए कि हमारे पॉलिटिशियंस ने कितने सालों में कितने स्कैम किए, देख लीजिए। आपको लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा। इस दशा का थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि क्या अगर यहाँ से जो लोग आते हैं, जो वाकई जिनके अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लगाव नहीं होगा, भरत जैसे होंगे, युधिष्ठिर जैसे होंगे, दुर्योधन जैसे नहीं होंगे, धृतराष्ट्र जैसे नहीं होंगे, जिनका वाकई अपने देश और देशवासियों के लिए पूर्णतः समर्पण होगा, तो क्या वो इस पोस्ट की पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या इतने बड़े बड़े स्कैम करेंगे? जनता के पैसे लूट मार करेंगे? खुद विचार कीजिए। क्या हम कभी इनको भी पाठ पढ़ाएंगे, या सिर्फ यही लोग हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे और हम लोगों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा? क्यों? गलत हो चाहे सही हो, तब भी हमको मानना है, करना है। अब सबसे अंतिम में
लेकिन सबसे ज़रूरी मनोदशा के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये इस प्रक्रिया से जो आते हैं राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, उनमें लगभग 80 से 90% लोगों में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी का जो एस है ना, वो भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो लोग आएंगे इनके पास ये मनोदशा होगी, और यहाँ से जो लोग आते हैं उनके पास ये जो समस्या ना होने की वजह से जो समस्याएं हैं। पहली समस्या जो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, पैंडेमिक को अच्छी तरीके से टैकल ना कर पाना, वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। चलिए, वहाँ भी समझ में नहीं आता, आपके पास एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं।